रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो हमने पढ़ लिया मुकम्मल तौर पे, उसकी हमने स्टडी कर ली। और फिर जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होता है वेव का, हम उसकी स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि वेव क्या होती है और हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स देखी। थोड़ा सा उनको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी मुस्तकिल वाइब्रेशन हो रही होती है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का मतलब हो गया कि मुस्तकिल आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। और डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करोगे? वाइब्रेशन से। तो अगर आप मुस्तकिल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो इस डिस्टर्बेंस, और ये जो डिस्टर्बेंस है ये ट्रैवल करती है एक किसी भी मीडियम में, या अगर ये ट्रैवल करती है या स्पेस में ट्रैवल करती है तो हम ये कहते हैं कि ये वेव है, इट इज़ अ वेव। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एक रोप है और आप इस रोप में एक जर्क देकर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, या आपने एक झटका दिया जिससे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, फिर क्या होगा? ये डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि ये डिस्टर्बेंस ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी। थोड़ी देर बाद आपको ये डिस्टर्बेंस यहाँ नज़र आएगी, थोड़ी देर बाद आपको ये यहाँ नज़र आएगी। ये हो क्या रहा है? ये एक डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है। एक झटका आपने जो दिया है, एक डिस्टर्बेंस जो आपने दी है, वो एक आगे की तरफ बढ़ रही है, ट्रैवल कर रही है। तो हम कहते हैं कि ये एक वेव हो गई। काफ़ी एग्जाम्पल्स दी थी। अगर आप पानी में, एक सुकून से पानी पड़ा हुआ है, आप उसमें कोई पत्थर फेंकते हैं या आपने उस पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, फिर आप क्या देखते हैं कि जिस पॉइंट पर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, सपोज करें ए पॉइंट पर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी पानी में, तो यहाँ से ऐसे रिपल्स निकलते हैं और आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ऐसे फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। हम कहेंगे ये वेव हो गई, वेव इन वाटर। तो अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही होती है तो हम कहते हैं इट इज़ अ वेव, ये एक वेव है। और अक्सर अक्सर बेशतर जो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि हम एक नहीं मुस्तकिल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं। तो जब पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कर रहे होते हो तो ये क्लास से ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होने लग जाता है। तो वाइब्रेशन की वजह से ही हो रही होती है सारी मामला। फिर मैंने आपको बताया कि वेव एक्चुअल में एनर्जी कैरी कर रही होती है, क्योंकि जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो आप अपने हाथों से एनर्जी लगाओगे और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो आपने एनर्जी अप्लाई की है इस डिस्टर्बेंस के अंदर, वो इस डिस्टर्बेंस में एनर्जी स्टोर हो गई। और अब ये डिस्टर्बेंस आपकी ट्रैवल करके आगे जा रही है, इट मीन्स कि इस डिस्टर्बेंस के साथ आपकी एनर्जी भी आगे जा रही है। तो एक्चुअल में वेव जो होती हैं वो एनर्जी कैरी कर रही होती है। फिर हमने उसके बाद जो अगली चीज़ पढ़ी थी वो हमने वेव की टाइप्स देखी थी। मीडियम के अतबार से हमारे पास दो किस्म की वेव्स होती हैं, एक हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बहरहाल कोई भी हो, लेकिन मीडियम ज़रूर चाहिए। मॉलिक्यूल्स ज़रूर चाहिए इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। मिसाल के तौर पे साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव होती है। इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो ये बगैर मीडियम के नहीं जा सकती। एग्जाम्पल भी दी थी आपको मैंने सूरज की, कि सूरज में जो साउंड वेव पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारी अर्थ तक नहीं आ पाती। वाई? बिकॉज देर इज नो मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ। इसी वजह से साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती। फिर हमने दूसरी टाइप पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ये बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है। मिसाल के तौर पे लाइट वेव जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इंफ्रारेड वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। माइक्रोवेव्स जो होती हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं या एक्स रेज जो होती है, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं, इस हिसाब से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वेव की। एक कहलाती है ट्रैवलिंग वेव्स, जिसको आप प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहते हो। ये ऐसी वेव्स होती हैं जो अपनी पोजीशन को वक्त के अतबार से चेंज कर रही होती है। यानी अगर आप एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और वो डिस्टर्बेंस आपको सपोज करें इस वक्त इस जगह नज़र आ रही है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये आपको थोड़ा आगे नज़र आएगी, फिर थोड़ा आगे, यानी ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, यानी सीधी सी जबान में ट्रैवल कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रैवलिंग वेव्स। जबकि दूसरी टाइप जो होगी वो होती है स्टेशनरी वेव्स, जिनको हम स्टैंडिंग भी कहते हैं। ये ऐसी वेव्स होती है
जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होगी। डिस्टर्बेंस ज़रूर होगी, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट ज़रूर कर रहा होगा, वाइब्रेट भी हो रहा होगा, डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी। आपकी डिस्टर्बेंस, आपने एनर्जी लगा के डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, लिहाजा उस डिस्टर्बेंस में एनर्जी भी स्टोर हुई होगी। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस होगी, ये जो वेव होगी, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होगी, ये इसी मकाम पर रहेगी। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। फिर वाइब्रेशन के एतबार से भी हमारे पास दो किस्म होती है वेव्स की, एक कहलाती है ट्रांसवर्स वेव, एक कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव ऐसी होती है जिनमें मीडियम के या ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे होते हैं वो अगर एक डायमेंशन में है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे वाई एक्सिस में है, तो आपकी वेव दूसरी डायमेंशन में ट्रेवल कर रही होगी, यानी एक्स एक्सिस में। यानी अगर आपकी वेव ऐसे जा रही है ना हॉरिजॉन्टल, तो मॉलिक्यूल्स वर्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसकी मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी। ठीक है, ये जो आपकी वेव्स होती है, ये वाली जो वेव हम दिखा रहे थे रोप पे जो क्रिएट की जाती है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसमें जो है वो वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि वेव जो है आपकी वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। जबकि दूसरी टाइप होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर वेव की डायरेक्शन और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन एक ही डायमेंशन में होंगी। यानी अगर एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है तो मॉलिक्यूल्स भी एक्स एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहे होंगे। साउंड वेव इसकी एग्जाम्पल है, इसकी भी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी। तो ये हो गई वेव्स की टाइप और वेव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने वेव से रिलेट छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें पढ़नी है। क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है, वेलोसिटीज क्या होती है, ये सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, इनको हमने देखना होगा और उनसे रिलेटेड अगर फॉर्मूलेज आएंगे तो हमने उन फॉर्मूलोज को भी देखना होगा। अच्छा, सबसे पहले हम एक वेव बना लेते हैं जी। ये हमने जो रेड लाइन ड्रॉ की है जी, सपोज कर लें ये हमारी मीन पोजीशन हो गई और ये मैंने उस पर एक वेव बना दी। ये फिलहाल जो है मैं एक ट्रांसवर्स वेव शो कर रहा हूँ, इसको मैंने ट्रांसवर्स वेव कहा है। ये ट्रांसवर्स वेव है कि क्यों ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे लंबाई में, यानी कि वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि आपकी जो वेव है वो ऐसे एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, मैंने इसकी डायग्राम आपको दिखाई थी, फिर भी देखनी हो तो मुझे बता दिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि आपकी जो वेव है वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। ये जो रेड से है ये वेव की डायरेक्शन है और जो ब्लैक है ये मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है। एक ट्रांसवर्स वेव हो जाती है ये, और ये ट्रैवलिंग वेव्स भी हो जाएगी, क्योंकि आपको देख के नज़र आ रहा है कि हर डिस्टर्बेंस जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। ये डिस्टर्बेंस जो है, ये वाली डिस्टर्बेंस फिर थोड़े बाद आगे हो जाएगी, ऐसे आगे की तरफ जाएगी, तो ये ट्रैवलिंग वेव है। अब ये ट्रैवलिंग वेव्स का हमने ग्राफ बना लिया, इसको हम साइनोसोडियल ग्राफ भी कहते हैं। ये हमारे पास एक ट्रैवलिंग वेव को डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब इसमें ये जो आपको ऊपर वाले पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये जो ऊपर वाले पॉइंट है इनको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट है ये जी। क्रेस्ट क्या होते हैं? मीन पोजीशन पे ऊपर की तरफ हाईएस्ट पॉइंट, जिसको आप एक्सट्रीम पोजीशंस भी कह सकते हैं, दे आर क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है जी, ये एक क्रेस्ट है। जबकि मीन पोजीशन की दूसरी तरफ, यानी नीचे की तरफ जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं ट्रफ। ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। तो मीन पोजीशन की तरफ आप देख रहे हैं कि आपकी जो वेव है इस मीन पोजीशन के एतबार से इसके कुछ हाईएस्ट पॉइंट ऊपर की तरफ है, कुछ हाईएस्ट पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ के जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उनको हम कहते हैं क्रेस्ट, जबकि नीचे की तरफ जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रफ। एक बात। उसके बाद दूसरी चीज, एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई ट्रफ हो गई। उसके बाद आते हैं जी एक और चीजें थी, तीसरा वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से क्रेस्ट या ट्रफ तक का फासला, यानी कि ये मीन पोजीशन है और ये क्रेस्ट है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये इसको आप कहते हो एक्स नॉट, यानी कि एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से ये मीन पोजीशन है और ये ट्रफ है, तो यहाँ तक का फासला जो हो जाएगा ये एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये दोनों सेम होते हैं। मैंने तो डायग्राम थोड़ी सी रफ बनाई है तो आपको शायद कम भारी लग रहे हो, लेकिन ये दोनों एक ही जैसे होंगे। यानी अगर मीन से आप क्रेस्ट नापते हो, एम्पलीट्यूड निकालते हो, ये बिल्कुल बराबर होगा किसके? अगर आप मीन से ट्रफ को नाप लो। ठीक है,
तो मीन से क्रैश या ट्रफ तक के जो फासले होते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट। आपका जो मॉलिक्यूल है इससे ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता। ये मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन का मैक्सिमम पॉइंट है। इसको आप कह रहे हो एम्पलीट्यूड। इससे ज़्यादा आप बताएं ना, डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपका मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, नहीं, इट इज़ द मैक्सिमम पॉइंट। तो मीन पोजीशन से आपका मॉलिक्यूल जो हाईएस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा होता है ऊपर या नीचे, इसको आप कह रहे हो एम्पलीट्यूड यानी कि एक्स नॉट। उसके बाद अगली चीज आती है हमारे पास वेवलेंथ। नेक्स्ट थिंग इज वेव लेंथ। इसको हम, एक ग्रीक लेटर होता है ये वाला, इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा। लैम्डा से इसको हम डिनोट करते हैं। वेव लेंथ नाम से ही जाहिर हो रहा है वेव की लंबाई। वेव और लेंथ मतलब लंबाई, वेव की लंबाई। ये जो आपकी तीन तरीकों से हम कह सकते हैं वेव लेंथ को, तीन तरीकों से, इसलिए मैं तीन कलर ले लेता हूँ। एक रेड। वेव लेंथ क्या होती है, जहां से आपका वेव, ये क्रैश स्टार्ट हो रहा है, ये क्रैश आपका स्टार्ट हो रहा है, इस क्रैश से लेके अगले क्रैश तक का पॉइंट, ये यहां से लेके यहाँ तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये एक वेव कहलाएगी, जिसमें एक क्रैश और एक ट्रफ आ गई। इसको आप क्या कहोगे, इस लेंथ को आप क्या कहोगे कि ये वेव लेंथ है। डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्रैश टू द एंड ऑफ द ट्रफ। आपकी पूरी वेव का वो टुकड़ा जिसमें एक क्रैश एक ट्रफ आ जाए, इसको आप वेव लेंथ कहते हो। ठीक है, अगर मैं साइड में बनाऊं, ये एक वेव लेंथ है, ये एक वेव लेंथ। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी बयान कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए ग्रीन कलर लेता हूँ कि अगर हम क्रैश लें, ये क्रैश, एक क्रैश से दूसरी क्रैश तक का फासला, यानी कि एक क्रैश से ये जो दूसरी क्रैश थे यहाँ तक का फासला, ये भी वेव लेंथ कहलाता है, क्योंकि ये भी एक वेव होती है। क्योंकि इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से क्रैश शुरू हुई, ये ट्रफ आ गया, यहाँ क्रैश खत्म, अब तो ये रिपीट हो गई ना, अब ये दूसरी वेव स्टार्ट हो गई। तो ये दो क्रैश के दरमियान फासला, इसको भी आप वेव लेंथ कह सकते हो, यानी कि ये टुकड़ा वेव का, ये भी एक वेव टुकड़ा कहलाएगा। इसी तरह अगर आप ट्रफ से ट्रफ नापते हैं, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक की लेंथ को नाप लेंगे, इसको भी आप कहोगे कि वेव लेंथ, ये भी वेव लेंथ है, यानी कि ये टुकड़ा। तो वेव लेंथ होती है एक्चुअल में आपकी एक वेव की लंबाई, यानी कि पूरी वेव। उसके बाद जो अगला जो होता है वो एक नई वेव होती है। आप इसको तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं। या तो आप दो क्रैश के दरमियान डिस्टेंस नाप लें, ठीक है, दो क्रैश के दरमियान डिस्टेंस नाप लें, ये भी वेव लेंथ होगी। या आप दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस नाप लें, ये भी एक वेव लेंथ होगी। या आप एक क्रैश जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेके जहाँ ट्रफ खत्म हो रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस नाप लें, ये भी एक वेव है। तो ये एक वेव होती है। अगर हम उसको कंटिन्यू करें तो ये देखें, ये एक वेव हो गई, ये खत्म एक वेव। अब यहाँ से दूसरी वेव शुरू होगी, मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ, ये दूसरी वेव शुरू हुई। अब यहाँ पे ये तीसरी वेव शुरू होती है, ये तीसरी, तो ये तीन वेव बनाई है मैंने। एक वेव हो गई यहाँ तक, एक वेव हो गई यहाँ तक, एक वेव हो गई यहाँ तक। इस एक की लेंथ को आप कहोगे कि ये वेव लेंथ है। तो वेव लेंथ क्या होती है, आपकी जो वेव है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई को आप वेव लेंथ कहते हो। इसको मेजर करने के तीन तरीके हैं, या तो दोनों क्रैश के दरमियान डिस्टेंस नाप लें, वो भी एक वेव लेंथ होती है। या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस नाप लें, वो भी एक वेव लेंथ होती है। या आप एक पूरा क्रैश और एक पूरा ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस नाप लें, ये भी एक वेव लेंथ होती है। इसको आप लैम्डा नाम के सिंबल से डिनोट करते हो, ये वाला। उसके बाद आते हैं जी टाइम पीरियड पे। पांचवी चीज जो हमें देखनी है वो है टाइम पीरियड। इसको आप कैपिटल टी से डिनोट करते हो। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था कि टाइम पीरियड क्या होता है, जिसमें पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए। टाइम जिसके अंदर पूरी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि एक पूरी वेवलेंथ अगर आपकी ट्रेवल होती है तो उसके लिए कितना डिस्टेंस लगता है। यानी अगर आप यहाँ से शुरू करें और आप ये पूरा वेवलेंथ कवर करके यहाँ पूरे वेवलेंथ के आखिरी पॉइंट पर आ जाए, ए से लेके बी तक, तो इस दौरान जितना टाइम लगता है एक वेव को ट्रैवल होने में, अपनी लेंथ जितना ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा, इसको आप कहते हो कि ये एक वेव लेंथ है। ठीक है, तो वेव लेंथ क्या हो गई, सपोज करें आप इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ये ए से क्रैश, क्रैश से ट्रफ, और वापस आप वेव के आखिर में पहुंच गए यानी बी पॉइंट पर। अब इस दौरान यानी ए से बी पूरी वेव लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा, इसको आप कहोगे टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ वन वेव लेंथ, इसको आप क्या कहोगे कि ये टाइम पीरियड है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को आप एफ के सिंबल से भी डिनोट करते हैं, या इस तरह का एक ग्रीक लेटर होता है जी, वी, और वी से मिलता हुआ म्यू कहते हैं इसको, या तो इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट कर रहा है सोर्स। सपोज करें जी ये एक आपके पास एक सोर्स है जी, और ये वेव जनरेट कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं जी एक सेकंड में इसने ये एक वेव क्रिएट की, ये दूसरी वेव क्रिएट की, ये तीसरी वेव क्रिएट की, ये चौथी, और एक सेकंड पूरा हो गया। अब हम देखते हैं इसने एक सेकंड में कितनी वेव क्रिएट की जी, यहाँ से यहाँ एक वेव हो गई, यहाँ से यहाँ दो वेव हो गई, यहाँ से यहाँ तीन वेव हो गई, यहाँ से यहाँ चार। इसने एक सेकंड में 4 वेव क्रिएट किए, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। इसी तरीके से अगर आपके पास देखें जी ये एक वेव, ठीक है जी, और ये दूसरी वेव, उसके बाद ये तीसरी वेव, ये चौथी वेव, बस ये एक सेकंड होगी, नहीं अभी और बढ़ा लेते हैं, ये पांचवी वेव, ठीक है जी, ये छठी वेव। 6 वेव क्रिएट हुई है सपोज करें जी एक सेकंड के अंदर, 6 वेव्स क्रिएट हुई है, हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 6 हर्ट्ज। नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड वेव फ्रीक्वेंसी। जो भी सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस करता है, इसको आप कह रहे होते हो कि ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, ठीक है जी। इनकी बात कर लें तो इसका कोई यूनिट नहीं होता क्रेस्ट का, क्योंकि ये पोजीशन होती है। ट्रफ का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये पोजीशन होती है। एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है, बहरहाल इसका यूनिट मीटर होता है। वेव लेंथ भी डिस्टेंस है, इसका यूनिट भी मीटर होता है। टाइम पीरियड टाइम होता है, इसका यूनिट सेकंड है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी जी, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा इनको दोहराते हैं, फिर आगे मजीद कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये एक वेव कहलाई थी, ये एक वेव हो गई, ये क्या हो गई, वन सिंगल वेव, वन सिंगल वेव है ये। अगर आप इसकी लेंथ को नाप लो, इसकी लंबाई नाप लो, वो कहलाती है वेव लेंथ, डिनोट करते हो आप उसको लैम्डा से। इस वेव लेंथ या इस वेव का ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ऊपर की तरफ, इसको आप कहते हो क्रेस्ट। जो नीचे की तरफ का पॉइंट होता है उसको आप कहते हो ट्रफ। मीन पोजीशन से क्रेस्ट तक का ये जो फासला है, ये मीन पोजीशन हो गई। ये जो क्रेस्ट तक का फासला है या ट्रफ तक का फासला है मीन पोजीशन से, इसको आप कह रहे होते हो कि ये है एम्पलीट्यूड एक्स नॉट से, इसको डिनोट करते हो। फिर एक वेव लेंथ जितना फासला तय करने के लिए जितना टाइम लग रहा होता है, या यूं कह लो कि एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा होता है, एक वेव को आगे बढ़ाने में कितना टाइम लग रहा होता है। तो अगर आप देखते हैं कि आप सपोज करें यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक वेव लेंथ का डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम आपको लगेगा, इसको आप टाइम पीरियड कह रहे होते हो। जबकि आपका जो सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट करता है, उसको आप कह रहे होते हो कि वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांसवर्स वेव के हवाले से टर्म्स हो गई। अब जरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हवाले से भी 2 टर्म्स और देख लेते हैं। ये तो ट्रांसवर्स वेव थी ना, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैंने आपको बताया था, ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन और वेव की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायमेंशन में होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन अगर जिस डायमेंशन में हो रही है उसी डायमेंशन में वेव ट्रैवल कर रहा होता है। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ग्राफिकली भी ऐसे जैसे ऊपर हमने साइनोसोडियल ग्राफ बनाया था ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ये बना लेते हैं कि वो क्रेस्ट, ठीक है जी। थोड़े से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेता हूँ। ये वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जहाँ पे कंजस्ट हो जाते हैं ना, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, उस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशंस। और इसके पड़ोस के अंदर क्या होता है मामला कि मॉलिक्यूल्स थोड़े खुले खुले होते हैं, ऐसे थोड़े खुले खुले होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो कंप्रेस यानी कि दबे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे तो ये दब जाएंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएंगे, ये दब जाएंगे, जबकि ये खुल जाएंगे। उसके बाद जब ये दब जाएंगे तो ये अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और अब बराबर वाले मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे और ये खुल जाएंगे।
तो वो मैं दिखा देता हूँ। ये दब गए, देखें बराबर वाले मॉलिक्यूल्स। जब ये बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराए, ये बराबर वाले मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, और जो कंप्रेस मॉलिक्यूल्स थे वो खुल गए वापस। ऐसे हो रहा होता है ना। अभी आपने डायग्राम देखी है, इसके पड़ोस में क्या होता है, फिर वही खुले हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान गैप ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे होती है जी, यानी आपको लेयर्स मिल रही है। एक लेयर्स ऐसी होती है, अगर हम इसको ग्राफिकली ऐसे देखें, एक लेयर ऐसी होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे कंप्रेस हुए होते हैं, उसको हम ऐसे ब्लैक लाइन से दिखा देते हैं ये। उसके बाद अगली लेयर जो होती है वो ये वाली लेयर, वो खुली भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो होगी वो भी ऐसे कंप्रेस हुई भी होती है, ये होती है कंप्रेस। फिर अगली लेयर जो होगी वो खुली हुई मॉलिक्यूल्स की होती है। फिर उसके नेक्स्ट लेयर जो है उसमें भी मॉलिक्यूल्स ऐसे कंप्रेस हुए होते हैं। ऐसे आपको हर एक ऑल्टरनेट कंप्रेशन मिल रहा होता है। ऑल्टरनेट आपको एक ऐसी लेयर मिल रही होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो दबे होते हैं। तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें आप देखें मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे, और वेव भी आपके ऐसे ही ट्रैवल कर रही है। ये आपकी एनर्जी जो है वो ऐसे जा रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसमें ये जो कंप्रेस रीजन होते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स दबे हुए हैं, ये वाला रीजन, ये नहीं, जहां मॉलिक्यूल्स दबे हुए होते हैं, एक तो ये वाला रीजन हो गया, एक ये वाला रीजन हो गया, जहां मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज होते हैं, कंप्रेस हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है। तो जैसे ऊपर ट्रांसवर्स वेव में क्रैश और ट्रफ हुआ करते थे, यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होते हैं। कंपेरिशंस क्या होते हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दबे में, और रेयरफैक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पर मॉलिक्यूल खुले हुए होते हैं, ये रेयरफैक्शंस है। ठीक है। तो नीचे वाली डायग्राम में अगर हम देखें तो ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है। ऑल्टरनेट आ रहा होता है, एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। ये आपके क्रैश और ट्रफ की जगह ये चीज़ होती है। बाकी तमाम वही है जी। आपकी ये जो कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन की अगर आप लेंथ को नाप लोगे, इसको नाप लोगे, ये आपके पास एम्पलीट्यूड हो जाता है। इसी तरह दो कंप्रेशंस के दरमियान अगर आप डिस्टेंस ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको आप कहोगे कि ये वेव लेंथ है। इस डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान जितना टाइम लगता है उसको आप कहोगे कि वो टाइम पीरियड है। और आपका सोर्स कितनी, एक सेकंड के अंदर कितने ऐसे कंप्रेशंस पैदा कर रहा है, उसको आप कहोगे कि वो फ्रीक्वेंसी है। बाकी टर्म्स वही हैं, बस क्रैश ट्रफ की जगह कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस आ रही है। ठीक। तो ये हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी जी, वाइब्रेशन से, वेव से रिलेट, क्रैश, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह। अब थोड़ा सा इनके फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं जी। पहली बात, टाइम पीरियड का तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है जी, टी इज इक्वल टू 1/f। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का भी आपको एक बुनियादी फॉर्मूला पता है, 1 टाइम पीरियड। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है जी, ये डेरिवेशन आती नहीं है, बस ऐसी बता रहा हूँ क्योंकि तो छोटी क्लास में मैट्रिक में पढ़ा हुआ है आपने। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है जी, एस इज इक्वल वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। अब सपोज करो आपके जो आपने जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जितनी एक वेव लेंथ होती है। ये एक वेव लेंथ हो गई ना, आपने कितना डिस्टेंस तय किया, तकरीबन एक वेव लेंथ के बराबर। और अगर आप एक वेव लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करते हैं तो उस टाइम को आप टाइम पीरियड कह रहे होते हैं। तो अब आपने इधर की वेलोसिटी देखनी है कि अगर आप एक वेव लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो तो फिर कितनी वेलोसिटी होती है। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, इसकी जगह हम लिख देंगे वेव लेंथ, और इस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है जी। अब ये नीचे डिवाइडेड बाय टाइम है, इसको आप अलग से लिख दें, वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1/t, और 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। ये एक बुनियादी फॉर्मूला होता है जी, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, जो कि आपकी तीन क्वांटिटीज को, वेव की तीन बेसिक क्वांटिटीज को मिला रही होती है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अगर आपको वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन चाहिए तो वो ये वाला है जी। तो दो फार्मूले हो गए, एक हो गए v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ये वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम का फार्मूला हो गया।
और एक हो गया v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ये आपकी वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होगा, ये आगे आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, टाइम पीरियड तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास है आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। उसके बाद अब जरा जल्दी जल्दी एनर्जी के हवाले से बात कर लेते हैं। एक छोटी सी डेरिवेशन है एनर्जी और पावर की, तो जरा जल्दी जल्दी एनर्जी की भी डेरिवेशन कर लेते हैं जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं एनर्जी के लिए, सपोज करें जी ये हमारे पास एक वेव ले ली। इस वेव के मैं दो पॉइंट देख लेता हूँ, एक ये पी पॉइंट और एक ये क्यू पॉइंट। पी पॉइंट आपका क्रेस्ट पर मौजूद है, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है पी। ठीक है, पी पॉइंट एक्सट्रीम है। हमने पेंडुलम का मोशन पढ़ा है जी, आपको यहाँ साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। ये पेंडुलम का मोशन होता है जी, और ये उसकी मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन को ओ, एक्सट्रीम को आप ए और बी से डिनोट करते हो। दो दफा हम पढ़ चुके हैं, एक तो सिंपल पेंडुलम में भी और एक वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में भी, कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती है ना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो यहाँ कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जबकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हाइट नहीं होती। लिहाजा हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो मीन पोजीशन पे हमारी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी यही मामला है जी। ये जो पी पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट है, देखिए इससे आगे ऊपर नहीं जा रहा मॉलिक्यूल। ये पी क्या है? एक एक्सट्रीम पॉइंट है। यहाँ मैक्सिमम हाइट आपको नजर आ रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, जिसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो। लिहाजा यहाँ पर आपके पास एनर्जी जो है वो किस शक्ल में होगी? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, काइनेटिक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी नहीं होती। जबकि ये जो क्यू पॉइंट है ये आपको मीन पोजीशन पे नजर आ रहा है, और मीन पोजीशन पे ये क्यू पॉइंट जो है वो मीन पोजीशन है। लिहाजा मीन पोजीशन पे हम जानते हैं हाइट नहीं होती, देख लें हाइट है भी नहीं, जीरो एम्पलीट्यूड आ रहा है। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो फिर यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो चूंकि आपका पी पॉइंट जो है वो इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, वो एक एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल हाइट पर गया हुआ है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो यहाँ पर जो है आपकी हाइट मैक्सिमम होती है। हाइट आपकी जो है, जिसको आप हाइट नहीं कह रहे हो तो यहाँ पर तो हम उसका एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं। तो एम्पलीट्यूड आपका होता है कितना? मैक्सिमम होता है जी, जिसकी वजह से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। जबकि इस एक्सट्रीम पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है इस पॉइंट पर, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है। इसी तरीके से अगर हम क्यू पॉइंट की बात करें, क्यू पॉइंट की, जो कि एक मीन पोजीशन पर आया हुआ है। क्यू पॉइंट देखे कहाँ पर है? मीन पोजीशन पे। तो क्यू पॉइंट जो है वो मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन पे आपका एम्पलीट्यूड नहीं होता, जीरो होता है। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? नहीं होगी जी, जीरो। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लिहाजा आपकी यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो एक्सट्रीम मीन पर एनर्जीज का मामला है ना, ये तमाम वाइब्रेटरी मोशन में सेम होता है। किसी भी वाइब्रेटरी मोशन को आप ले लो, चाहे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हो, चाहे पेंडुलम हो, चाहे ये वेव की वाइब्रेशन हो, एक्सट्रीम्स पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबकि मीन पर खाली काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम पॉइंट यानी क्रेस्ट, ट्रफ, इन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, जबकि मीन पॉइंट पर आपको काइनेटिक एनर्जी मिल रही होती है। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, यानी कि एट पी, सॉरी क्यू, क्यू पर हम जो एनर्जी है उसको निकालते हैं जी, और क्यू पर मौजूद होती है, क्योंकि वो मीन पॉइंट है, क्यू जो है वो मीन पॉइंट है, लिहाजा यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी 1/2 mv²। यहाँ आप वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला डालें, आर ओमेगा, पढ़ा है आपने ये। इस वेलोसिटी में इस वाले फॉर्मूले को डाल दीजिए, आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 m, v की जगह आ जाएगा आर ओमेगा, क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगा दिया। अब ये होता है रेडियस, सर्किल के अंदर रेडियस होता है। यहाँ पर हमारे पास रेडियस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस, मीन पोजीशन से डिस्टेंस। यहाँ पर हमारे पास रेडियस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड है, लिहाजा इस आर को हम एम्पलीट्यूड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेडियस नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। 1/2 m
और आर की जगह आ गया एक्स नॉट ओमेगा। ठीक है जी। अब आप ये स्क्वायर खोल लें, 1/2 एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आपकी ओ क्यू पॉइंट पर, इस क्यू पॉइंट पर ये जो क्यू पॉइंट है आपका, इस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, 1/2 एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये पी पॉइंट पर आपकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम जानते हैं काइनेटिक ही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है। अब क्योंकि पी पॉइंट पे कोई काइनेटिक नहीं होती, सारी पोटेंशियल होती है, तो यही आपकी जो है वो पी पॉइंट पर जाके पोटेंशियल बन जाएगी। यानी आपके पास टोटल एनर्जी इतनी ही रहेगी। टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, 1/2 एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले में हमने प्रूव किया है कि टोटल एनर्जी सेम रहती है, बस उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। एक्सट्रीम पर जाके वो पोटेंशियल बन जाती है, मीन पर आके वो काइनेटिक बन जाती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, चूंकि हमने क्यू पॉइंट जो है यहाँ पे खाली काइनेटिक होती है, लिहाजा टोटल एनर्जी आपकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक। इसलिए काइनेटिक 1/2 एम एक्स नॉट आ रहा है। फिर अब जब ये आपका पार्टिकल पी पॉइंट पर जाएगा, वो एक्सट्रीम पर है, वहाँ कोई काइनेटिक नहीं है, तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, वहाँ जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी इसमें कितनी होती है, एक वेव के अंदर ये आ गई। एक वेव में टोटल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आज हम यहाँ पर क्लोज करते हैं जी, कल हम पावर निकालेंगे। ये तो एक वेव की हमने एनर्जी निकाली है कि एक वेव में कितनी एनर्जी होती है। अब कल हम एक वेव में पावर निकालेंगे और उसके बाद हम स्टैंडिंग वेव को डिस्कस करेंगे, स्टैंडिंग वेव क्या होती है और उसके फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे।